मंगलसूत्र की बात बोल रहे, जब मंगलसूत्र नहीं चला तो दंगलसूत्र आ गए। अरे भाई, आप अपने 10 साल के काम की बात करिए ना। इनकम टैक्स विपक्ष के यहाँ भेज देते हैं, सीबीआई विपक्ष के यहाँ भेज देते। आज गठबंधन संविधान को बचाने के लिए तो हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ की अगर सुबह की सबसे कोई फेमस जगह है तो वो है शर्मा टी स्टॉल। शर्मा टी स्टॉल पे एक नेता पाए जाते हैं, सुबह आते हैं, चाय पीते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उनका नाम है सुरेंद्र राजपूत, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो चलिए जरा सुरेंद्र राजपूत से ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां 1989 तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उन्हें अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि लगातार गठबंधन के बावजूद उन्हें अभी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और 2024 में जो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला है, वहाँ से उनके क्या रिजल्ट है। सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद एबीपी अनकट को। क्या माहौल है सर? जीत रहे हैं, अच्छे तरीके से जीत रहे हैं, जनता जीत रही। जनता जनार्दन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लड़ रहा है इंडिया गठबंधन ढंग से? लड़ भी रहा है, भिड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। सत्ता पक्ष की बेईमानियों के जवाब दे रहा है, कुतर्कों का जवाब दे रहा है, उनकी गाय और भैंसों का हिसाब दे रहा है, मंगलसूत्र का भी हिसाब दे रहा है, और बेरोजगारी पर सवाल भी पूछ रहा है, महंगाई पर सवाल पूछ रहा है। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि 2 भैंसों में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, तो वो ये भी कह रहा है कि आदरणीय मोदी जी, आपकी भैंस को हम ससम्मान 4 तारीख को दिल्ली गाजे बाजे के साथ भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में जब हम दाखिल होते हैं और जब पूरा इतिहास देखते हैं तो लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी है उसके विरोध में वो सारी पार्टियां खड़ी हुई थी, जनता दल वाली, जिनके साथ आपको गठबंधन करना पड़ा है कांग्रेस को ज़मीन पे खड़ा करने में। प्रशांत किशोर के जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं जो आपके साथ 2017 में थे, वो लगातार अपने से ज़्यादा, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की बातें करते हैं। कैसे देख पा रहे हैं, कांग्रेस खड़ी हो पा रही है क्या आपके हिसाब से? देखिए, पीआर कंपनी वालों को जवाब देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होता। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिसका नहीं है, वो अपने व्यावसायिक गतिविधियों में जो भी जवाबदारी करना चाहे, उनका अपना हानि और लाभ के लिए जवाबदारी होती है। हाँ, ये बात सच है कि जितने जो क्षेत्रीय दल हैं कभी किसी वक्त कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन आज का वक्त सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा होना है। आज का वक्त जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो देश के संविधान को बदलना चाहती हैं, उनके विरोध में खड़ा होने का है। आज का वक्त उन ताकतों के विरोध में खड़ा होने का है जो आरक्षण के अधिकार को छीनना चाहती है। आज का वक्त उन सारी ताकतों के खिलाफ खड़ा होने का है जो अपने निजी लाभ के लिए सारी के सारे देश के संसाधनों को क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में रखना चाहती हैं, दे देना चाहती हैं। और आज का वक्त उन ताकतों के भी खिलाफ खड़ा होने का है जो कहीं ना कहीं बात करते हैं कुछ और, कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, और जब वक्त आता है तो जातीय जनगणना को भूल जाते हैं। तो ये वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। तो कांग्रेस उन सारी ताकतों के साथ आज मिल करके एक गुलदस्ते की तरीके से अलायंस बनाई, जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, जहां पर हर शख्स जो है संविधान के लिए लड़ रहा है, आरक्षण के लिए लड़ रहा है, जातीय जनगणना के लिए लड़ रहा है, बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है। जब आप लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रही है और बीजेपी की बात कर रही है, तो चूंकि हम डिजिटल के लोग हैं तो डिजिटल में कीवर्ड एक चीज़ होती है। हाँ, 2 कीवर्ड बहुत फेमस हो गए हैं, संविधान और आरक्षण। हाँ। और बीजेपी जो आरोप लगाती है कि कर्नाटक में आपने मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, आप ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिम धर्म को आरक्षण दे देंगे, और सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी की है। एक बात बड़ी स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं कि आरक्षण और जिस तरीके से बात, झूठी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुस्लिमों को आरक्षण, या तो भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। क्यों पढ़ेंगे, कमंडल तो वही आया था। तो फिर जो आदमी मंडल की रिपोर्ट को नहीं पढ़ रहा हो, जो आदमी ये कह रहा हो कि हम मंडल को लागू करेंगे, और उसके बाद बगैर पढ़े हमारे खिलाफ बात कर रहा है, अरे वो आरक्षण कर्नाटक में हमने नहीं दिया था, SD देवेगौड़ा ने दिया था, जो आपका साथी है। मारिए ना लात उसको, रेवन्ना का जो बाबा है, 2900 रेप्स का जो आरोपी है,
उस आदमी को जो है उसने वहां पर आरक्षण लागू किया था। दूसरा, आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथी हैं। मोदी जी गलबहियां करते हैं, मेरे भाई उन्होंने भी वही आरक्षण दे रखा है। तो अगर एनडीए में और भाजपा में और नरेंद्र मोदी जी में नैतिक साहस है तो एसडी देवेगौड़ा को अपने दल से निकालें, अपने गठबंधन से निकालें। आप चंद्रबाबू नायडू को अपने गठबंधन से निकालें, उसके बाद बात करें। आप सारी चीजें ऊंट की चोरी भी करते हो, छुप छुप कर भी करना चाहते हो। सारी पोल पट्टी खुल जा रही है इस बार उनकी, चूंकि वो ये सब आरोप लगा क्यों रहे हैं? क्योंकि हताश हो गए, निराश हो गए, इस समय हार से डर गए हैं, तो वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप बताइए, मंगलसूत्र की बात बोल रहे, जब मंगलसूत्र नहीं चला तो दंगलसूत्र आ गए, फिर कहने के भैंस पे आ गए, उसके बाद कहने कुछ नहीं हुआ तो कहने साहब पाकिस्तान पे आ गए, फिर कुछ नहीं हुआ तो कहने साहब आरक्षण पर आ गए, पाकिस्तान फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं मणिशंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले चौधरी फवाद का कोई पाकिस्तान के नेता है जिनको हमारा आरोप है कि इन्होंने भाजपा वालों ने फोन करके राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए कहा होगा, उसके बयान पर। उसके बाद कुछ नहीं मिलता है उन लोगों को तो मणिशंकर के पुराने बयानों पर आ जाते हैं। फिर अगर इनको कुछ नहीं मिलता है तो किसी अन्य चीज पर। अरे भाई, आप अपने 10 साल की काम की बात करिए ना। आप बात करिए कि नोटबंदी से ये फायदा हुआ, मैं नोटबंदी पर वोट दे दो। हम मानेंगे कि हाँ आप मर्द आदमी हैं, आप नोटबंदी पर वोट मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि आप कहिए कि हमें कोविशील्ड हमने लगवाई, उस पर वोट दे दो। गांव वालों से पूछिए तो एक बार, जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई उन सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि भैया ब्लड टेस्ट कराते रहना। एक रेयर साइड इफेक्ट आया है, उस रेयर साइड इफेक्ट से जान भी जा सकती है। तो आप मांगिए कोविशील्ड पर वोट, आप मांगिए नोटबंदी पर वोट, आप मांगिए जीएसटी पर वोट। राम मंदिर पर मांग, आप राम मंदिर बना दिया हमने। भाई एक चीज है, हम तो कह तो रहे कि आप भगवान श्री राम का मंदिर उन्होंने बनाया है या भगवान श्री राम ने हम सब लोगों को बनाया है, ये तो तय वो लोग कर ले, दुनिया तय कर ले, हमारी जनता तय कर ले कि हमसे राम है कि राम हमसे है। ये जिस शख्स ने पूरी दुनिया को बनाया होगा, अखिल ब्रह्मांड को बनाया होगा, जिसका मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सबकी सहमति से बना होगा, उसको लेकर के आप खाम में उसको राजनीति का विषय बना रहे हैं, तो पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा और हनुमान जी की गदा भी पड़ेगी, जो भगवान श्री राम का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल करेगी। एक आप लोगों पे आरोप बहुत लग रहे हैं, या आप लोग कह रहे हैं बार बार कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार करती है तो वो संविधान को बदल देगी। ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि संविधान कैसे बदल जाएगा। ये तो उन्होंने कहा है, हमने थोड़ी कहा। उनके एमपी हैं अनंत हेगड़े, उनके क्या नाम एमपी प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनके एमपी हैं लल्लू सिंह अयोध्या के, उनके क्या नाम एमपी प्रत्याशी हैं मिर्घा। इन सब लोगों ने कहा कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और आरएसएस के तमाम लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जब हम आरक्षण की जाति जनगणना की बात करते हैं तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया में तो गरीब और अमीरी जाति है, पिछड़ी जाति को है ही नहीं। 2014 में पिछड़ी जाति के नाम पर वोट लेंगे, कहेंगे जाति जनगणना कराएंगे। अब कह रहे हैं कोई पिछड़ी जाति को है ही नहीं। तो ये जो मुद्दे चेंज कर रही है, बयान दे रही है, भाजपा के लोग दे रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, हमने थोड़ी कहा। हम तो कहते हैं कि बाबा साहेब का जो आरक्षण का सिद्धांत है, बाबा साहेब का जो संविधान है, हम तो उसको अक्षुण्ण रखने की बात करेंगे। चेंज करने की बात तो वो कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना जाकर के कि क्यों कर रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं लोगों को, क्यों लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, क्यों रेलवे के पद खत्म कर रहे हैं, क्यों सरकारी क्या नाम नौकरियों को खत्म करने जा रहे हैं, लगातार कम करते हैं, क्यों पीएसयूज को बेच रहे हैं। पहले पीएसयूज में आरक्षण था ना, अब पीएसयूज आपने सारे बेच दिए, तो किन बच्चों का आरक्षण गया। अच्छा, एक मुद्दा जो आप लोगों ने शुरू किया था, खासतौर से राहुल गांधी ने शुरू किया था, अंबानी और अडानी को लेकर, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बयान दे दिया है। कैसे देखते हैं आप लोग इस बयान को? राहुल गांधी ने तो चूंकि बयान देकर के उसका खंडन किया, सारी बातें की है उन्होंने, आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या ये बैकफायर कर गया है उन लोगों को? देखिए, दो चीजें सब हैं। अरे यार कुछ भी हो, हम लोग कौन ये तुम फिल्मों का कर रहे हो। देखिए, बहुत स्पष्ट जान लीजिए, पहली बार नरेंद्र मोदी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है
सार्वजनिक जीवन में जब उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लिया और उन्होंने कहा काला धन टेम्पो में भर भर कर। हमारा आरोप है कि पिछले 10 साल से कितना काला धन अडानी ने आपके साम्राज्य में कमाया है बताइए। नोटबंदी के समय कितना काला धन टेम्पो में भर के आया ये भी बताइए। और अगर काला धन आपकी जानकारी में है प्रधानमंत्री जी, तो आपकी इतनी असक्षम सरकार है कि आप उस काले धन को अडानी के ले नहीं पाए। आपकी असक्षम सरकार है कि आपने काला धन पैदा होने दिया, और आपकी इतनी असक्षम सरकार है कि उसके यहाँ ना तो ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना इनकम टैक्स गई। आज तक आप तो किसी की सूचना मात्र पे ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स विपक्ष के यहाँ भेज देते हैं, सीबीआई विपक्ष के यहाँ भेज देते हैं। अडानी के यहाँ आज तक 10 साल में काले धन के बावजूद, और टेम्पो भरे भर के काले धन के जो आपने कहा, उसके बावजूद अभी तक ना ईडी भेजी, ना सीबीआई भेजी, ना इनकम टैक्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप स्वयं कह रहे हैं कि अडानी के घर में काला धन है, आप स्वयं मान रहे हैं कि उन्होंने काला धन टेम्पो में भर रखा है। वो टेम्पो कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप स्वयं जानते हैं, उसके बाद भी उनको पकड़ नहीं रहे हैं। तो आपके क्या लगते हैं, ये संयोग है, प्रयोग है, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, या वो धन आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, 2 सवाल मेरे और हैं आखिरी। एक तो आप जिस विंग से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, उससे है आपके प्रवक्ता बड़े छोड़ के चले जा रहे हैं, चाहे वो गौरव वल्लभ है, चाहे वो खेड़ा जी हैं, चाहे रोहन गुप्ता जी हो, आपके सारे पुराने साथी रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग दबाव नहीं झेल पा रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी लेटरल एंट्री हुई है। जिन जिन प्रवक्ताओं की भी या जिन जिन लोगों की भी सीधे लेटरल एंट्री हुई है, सीधे हाँ, पार्टी में आए, पार्टी में और प्रवक्ता बन, लेटरल एंट्री जिनकी, जैसे गौरव वल्लभ थे, प्रोफेसर आए, बड़ी बड़ी बातें करी, कितने जीरो हैं, वो प्रवक्ता बन गए। मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, तो उनकी रगड़ाई नहीं हुई, उसकी भी रोहन की भी रगड़ाई नहीं हुई। तो जिन जिन की रगड़ाई नहीं हुई ना, वो सीधे जो प्रवक्ता बन गए, उनको तो वो विरोध के लिए नहीं बने, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए बने। अब जाकर के हमारे यहाँ प्रवक्ता थे, अब उनके यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन गए हों, मुख्यमंत्री बन गए हों, या कुछ भी बन गए हों, तो आप बताएं। हम तो कहते हैं जयवीर शेरगिल है, जो रोहन गुप्ता है, चाहे वो अपना गौरव वल्लभ है, कि अब तुम्हें गैर के दरबार में झुकना होगा, तुमने अपने कबीले से बगावत की है। अच्छा, अब स्थानीय मुद्दे पे आए थे, चूँकि आप लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, और लखनऊ में बैठे हुए अमेठी रायबरेली का जिक्र के बिना तो बात पूरी नहीं होगी। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह जो पहले सपा के थे, फिर बसपा में आए, फिर आपके पास आए कांग्रेस से, कांग्रेस ने उन्हें 2 बार MLC बनाया, इसके बावजूद आप लोग संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी में रख नहीं पाए, और अब वही सबसे बड़े कंटेंडर हो गए। पिछली बार सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, इस बार राहुल गांधी के खिलाफ। वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। भाई, हमने तो उनको सब कुछ दिया, लेकिन अब उनकी ठगी की आदत है, तो वो सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। ठीक है, सत्ता पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली की जो जनता है ना, राय साहब, आप इस चीज़ को देखिएगा, इस बार जवाब देगी, और इतना करारा जवाब देगी। गांव गांव में उनके भ्रष्टाचार की चर्चा है, गांव गांव में चर्चा है कि वो मतलब क्या क्या करते हैं, चाहे जिला पंचायत में हो, चाहे कहीं हो। इवन जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के विधायक हैं, जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत विरोध है। इसका फायदा आप लोगों को मिल रहा है कि आदित्य सिंह नहीं जा रही हैं? देखिए, रायबरेली और अमेठी, ये दोनों हमारी पारिवारिक पुश्तैनी आत्माएं, हमारा आत्मिक रिश्ता है। रायबरेली से रिश्ता कोई चुनाव का थोड़ी है। रायबरेली से तो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ जवाहरलाल जी नेहरू जी जहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व करने, वहाँ से राजनीति लगभग एक तरीके से शुरू की थी। तो वो रिश्ता हमारा बिल्कुल अलग है, उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं है। और रायबरेली को न तो गांधी परिवार ने कभी निराश किया, और न ही गांधी परिवार को कभी रायबरेली ने निराश किया। वहाँ के तो खून में, रग रग में, वहाँ के गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। राहुल गांधी जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव। अमेठी ने निराश क्यों कर दिया आप लोगों को पिछली बार? एक बार चुनाव हारने से कोई निराश नहीं होता। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा स्वाद पलट करके देखा, अमेठी जनता जनार्दन है, उसका वो फैसला भी हमारे सर। जिस दिन आप लोगों ने ये फैसला किया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, फिर कांग्रेस के समर्थक ट्विटर पे ये कहने लगे कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और वो खुद डर के चले गए किशोरीलाल शर्मा जी को। नहीं, वो हमारी रणनीति का हिस्सा है।
राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी अमेठी से भी चुनाव किशोरी लाल जी के रूप में लड़ रहे हैं। किशोरी लाल जी 1983 से रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर प्रतिनिधित्व करते हैं गांधी परिवार का। एक एक आदमी को जानते हैं। आज की डेट में किशोरी लाल शर्मा जी की जो पहचान है वो हमारे साथ की ही तो है, हमारे ही हिस्सा तो है, हमारे परिवार का ही हिस्सा तो है। अगर परिवार का हिस्सा न होते तो आप बताइए 543 सीटों में कौन सी सीट ऐसी है जहां प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई आदमी नॉमिनेशन कराने गया। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी का नॉमिनेशन प्रियंका गांधी जी कराने गई। इसके अलावा कोई एक सीट बताइए आप जहां गए हो। यही तो कह रहे हैं कि नॉमिनेशन कराने भी नहीं गए, सिर्फ एक पहले छोटा भाषण दिया चले गए। आई ना, और कहीं इतना भी गई हो तो वो चूंकि रायबरेली जाना था उनको बाकायदा माफी मांग करके गई है कि भाई मैं रायबरेली जा रही हूँ, भैया का नॉमिनेशन है, ये कह करके गई। और कहीं गई। अगर परिवार नहीं होता, किशोरी लाल जी परिवार का हिस्सा नहीं होते तो वो ऐसा जाती क्या। आप इस चीज को देखिए, किशोरी लाल जी के साथ जो सबसे अच्छी चीज है वो एक एक घर में घुसे हुए हैं, एक एक आदमी को जानते हैं। भाजपा वाले भी उनसे काम लिए, वो जो भाजपा वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी मेर तेर नहीं किया। चुनाव हो गया, जिसने जिसको वोट दिया अपनी जगह, बाकी अमेठी हमारी है। अमेठी का आदमी जो दिल्ली में गया उसका वही सम्मान हुआ, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा ही हो, चाहे कोई हो। और सारे काम किशोरी लाल शर्मा जी ने के जरिए हुए हैं। तो किशोरी लाल शर्मा जी वहाँ एक एक आदमी को जानते। किशोरी लाल शर्मा जी की ऐतिहासिक विजय है वो। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि गठबंधन की बात है। 2017 में भी आप लोग गठबंधन में लड़े थे, सपा और कांग्रेस। 2024 में फिर आप लोगों का गठबंधन है। वोट ट्रांसफर हो पाता है क्या आप लोगों के हिसाब से? 2017 में प्रादेशिक गठबंधन था हमारा और सपा की सरकार थी। सपा की सरकार के जो 5 साल के कार्यकाल था उसका एक तो बातें थी। आज गठबंधन संविधान को बचाने के लिए है। आज का गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए है, देश को बचाने के लिए है। आज चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ना सपा लड़ रही है। इंडिया गठबंधन जनता के नेतृत्व में लड़ रहा है। जनता की वो ताकत चुनाव में निर्देशित कर रही है हमें, जिसे संविधान बचाना है, जिसे आरक्षण बचाना है, जिसे अपने हक हुकूक बचाने हैं। आरक्षण और संविधान, आरक्षण या कोई चीज सिर्फ ये है कि आप कहें कि दलित और पिछड़ों का है, ऐसा नहीं है। मेरे और आपके हक हुकूक भी तभी बचेंगे जब संविधान बचेगा। वरना कोई बड़ा आदमी आपके पास आएगा, कहेगा राय साहब आपकी किडनी चाहिए। अगर संविधान है तो आप उसके विरोध में चले जाएंगे, आप पुलिस में चले जाएंगे, अदालत में और अगर संविधान नहीं है तो आपकी किडनी ले लेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभावशाली आदमी। संविधान सबके लिए आवश्यक है। तो जिन जिन लोगों को भी संविधान बचाना है, आज उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस या सपा चुनाव नहीं लड़ रही है, देश की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। वो जनता जनार्दन चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी मूर्ख समझती है। चलिए, ये थे सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनसे हमने देश के मसलों पर बात की, उत्तर प्रदेश के मसलों पर बात की, रायबरेली और अमेठी के मसले पर बात की। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। एक बात अगर आप कहें तो मैं और कह दूं उसमें कि एक फहमीदा रियाज का एक नज्म थी छोटी सी, जिसके उस पर हम लोग लड़ भी रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, जो होगा देखा जाएगा, और जो होगा वो पता चलेगा 4 जून की शाम तक। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।